हमास और इसराइल के बीच 7 अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई थी उसमें आज 50वां दिन है और इस 50 दिन के अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे हुए, बहुत खून खराबे के। इसराइल ने बुरी तरह से बमबारी की और फ़लस्तीन के शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। गाज़ा पट्टी में बहुत सारा नुकसान किया है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो फ़लस्तीन से हासिल हो रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 16,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 6,000 के करीब जिसमें बच्चे हैं और 4,000 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। लेकिन अनऑफिशियल जो डाटा है उसके मुताबिक मरने वालों की तादाद 40,000 से ज़्यादा बताई जाती है। वहीं इसराइल के जो सैनिकों की मौत हुई है वो अब तक 4,000 से ज़्यादा हुई है और 15,000 के करीब जख्मी हुए हैं। अब दोनों के बीच एक डील हुई और ये डील सीज फायर के नाम से इसको सीज फायर कहा जा रहा है। ये सीज फायर हुआ किस तरह से, हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहेंगे और ये बड़ी गहरी जानकारियाँ, अहम जानकारियाँ हैं जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। असल में 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। हमले के बाद इसराइल ने अगले ही दिन से बिना कुछ देखे भाले सीधे सीधे उसमें कोई भी हताहत हो, कोई भी जख्मी हो, उसने बमबारी शुरू कर दी और ये बमबारी लंबे वक्त तक चली, 8 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक। और फिर बाद में ज़मीनी ऑपरेशन की शुरुआत हुई। ज़मीनी ऑपरेशन में इसराइल ने अपनी फ़ौज को मैदान में उतारा, गाज़ा पट्टी के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान जबकि जंग चल रही थी और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक सीधे सीधे धमकी दी थी कि जब तक हमास का आखिरी सैनिक भी नहीं मारा जाता है और हमारे तमाम बंधक जो इसराइल के पास मौजूद हैं, चूँकि इसराइल के 200 से ज़्यादा लोगों को हमास ने गिरफ्तार कर लिया था और अपने साथ ले गए थे, जब तक उन सब की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक कोई सीज फायर नहीं होगा, यानी हमास का मुकम्मल खात्मा और हमारे तमाम बंधकों की रिहाई। लेकिन ये एक भाषण था, जुमला। इस जुमले के अलावा भी बहुत कुछ हुआ, उसी पर हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त पीस या सीज फायर के लिए बातचीत अक्टूबर के महीने में ही शुरू हो गई थी और ये तकरीबन 14 अक्टूबर को शुरू हो चुकी थी। अब इसमें बहुत मुश्किल जो मामला था वो था संदेश, यानी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कि खबर कैसे किसके पास पहुंचे और कौन इस पीस डील में बातचीत के लिए फरीक होंगे। तो ईरान इसमें शामिल नहीं था पीस डील में, क्योंकि काम बटे हुए थे। ये हमने पिछली कल की रिपोर्ट में बताया था, हर एक के काम बांट दिए गए थे, किसको क्या करना है, किस मुल्क को। तो उसमें कतर, इजिप्ट, ये 2 मुल्क ऐसे थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी पीस डील के लिए बातचीत करने की। अब कतर के साथ कतर का राब्ता था अमेरिका से, अमेरिका का राब्ता था इसराइल से। अब ये संदेश कैसे पहुंचे एक दूसरे के पास, इसके लिए हॉटलाइन तैयार हुई और सीधे सीधे जिस किसी भी फरीक को बात करना होती थी वो फ़ौरन उससे बातचीत कर लिया करते थे। संदेश कुछ इस तरह से भेज जाने लगे कि इसराइल को जो बात कहनी होती थी वो कहता था अमेरिका से, और अमेरिका ये पैगाम भेजता था कतर के पास, और कतर उस पैगाम पर जो भी बातचीत का नतीजा निकलता था वो भेजता था फिर इजिप्ट के पास, और इजिप्ट की खुफिया एजेंसी अपने सोर्सेस के ज़रिए इस संदेश को भेजती थी हमास की लीडरशिप के पास, याहिया सिनवार के पास, जो गाज़ा में मौजूद थे और मोस्ट वांटेड थे इसराइल के लिए। उन्होंने ही 7 अक्टूबर का जो ऑपरेशन था अल-अक्सा फ्लड, उसको अंजाम दिया था
तो ये तमाम चीज़ें थी जो वहाँ चल रही थी। और इसी तरह से जब वापस पैगाम भेजना होता था हमास की तरफ से, तो इसी चैनल के ज़रिए फिर वो कतर तक पहुँचता था। कतर के अंदर इस्माइल हनिया और खालिद मशाल जो फ़लस्तीन के हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर हैं, वो वहाँ मौजूद थे। इसराइल की तरफ से इस डील में शामिल थे मोसाद के चीफ। अमेरिका की तरफ से मौजूद थे इसमें मिडिल ईस्ट अफेयर्स के इंचार्ज ब्रेट मेकार। इनके बीच जो भी बातचीत होती थी फिर वो एक दूसरे के पास पहुंचाई जाती थी। अमेरिका के ऊपर इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और प्रेशर इस कई लेवल का था। कल हमने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं, ख़ास तौर से तुर्की और सऊदी अरब, इनका बहुत ज़्यादा था। फिर चीन और रूस की तरफ से जो प्रेशर डेवलप किया जा रहा था अलग अलग तरीक़ों से, वो भी था। बीस अक्टूबर को बाज़ाब्ता शुरुआत हुई पीस डील की। सीज फायर के लिए बातचीत शुरू हुई, और इसके तहत, अच्छा उससे पहले बता दें कि कतर इसके लिए काम कर सकेगा, ये भी एक मामला था। क्या कतर की बात को हमास के लोग मानेंगे, क्योंकि माना यह जाता है कि वो तो सिर्फ ईरान की बात सुनते हैं, इजिप्ट की बात को मानेंगे। तो एक टेस्ट था, वो टेस्ट एक तरह से कतर का और इजिप्ट का हुआ। 20 अक्टूबर को हमास ने 2 अमेरिकी फीमेल हॉस्टेजेस थे, उनको रिहा किया। इसके लिए कतर की तरफ से कतर के उप प्रधानमंत्री, उन्होंने हमास की लीडरशिप से, पॉलिटिकल विंग की लीडरशिप से बातचीत की, और ये फिर संदेश हमास की लीडरशिप ने इजिप्ट पहुंचाया। इजिप्ट की इंटेलिजेंस ने संदेश हमास के पास पहुंचाया। अच्छा, जब इजिप्ट की इंटेलिजेंस कोई भी संदेश हमास के पास भेजती थी, तो वो इजिप्ट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उसके ज़रिए होता था ये सारा का सारा, और एक लोकल एजेंट भी उसमें शामिल होता था जो गाज़ा में हमास के किसी लोकल एजेंट के कांटेक्ट में होता था। तो इजिप्ट की इंटेलिजेंस वो संदेश जो कोड वर्ड में होता था और ख़ास मोहर के साथ, उसको कोई भी आसानी से डिकोड नहीं कर सकता था। अमेरिका इसराइल के सैटेलाइट, अमेरिका इसराइल के ड्रोन बहुत कोशिशों में थे कि किसी तरह से हम हमास के किसी सोर्स को पकड़ सकें और पता लगा सकें कि हमारे हॉस्टेजेस को कहाँ रखा गया है और उनको हम रिहा करा लें। लेकिन ये हमास की बड़ी कामयाबी थी, उनकी जो खुफिया तंत्र है उसकी बड़ी कामयाबी थी कि किसी तरह की कोई जानकारी उनको नहीं मिलने दी गई। तो वो जानकारी जो भी ख़त आता था, अच्छा लिखा पढ़ी में ख़त के ज़रिए संदेश आते थे। कोई भी बात टेलीफोन पर, मोबाइल पर, सैटेलाइट फ़ोन पर, इंटरनेट के ज़रिए नहीं होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ ख़त के ज़रिए जो कोड वर्ड में होता था वो आता था। 2 बंधकों की रिहाई का संदेश याहिया सिनवार के पास पहुंचाया गया, जिसको उन्होंने मान लिया, और 2 अमेरिकी हॉस्टेज जो उनके पास मौजूद थे उन्होंने उसको रिहा कर दिया। क्योंकि 18 तारीख को बाइडेन आए हुए थे इसराइल में और वो नेतन्याहू के साथ मिले थे। उसी दौरान वो गले मिल कर के रोए थे। उनके साथ जिनके बंधक हमास ने लोगों को जिनके बंधक बनाए हुए थे, उनकी फैमिली के लोगों से भी बाइडेन की मुलाकात हुई थी। तो बाइडेन के ऊपर भी प्रेशर था
इसराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर भी प्रेशर था। बता दें कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है इस वक्त तो कोएलिशन गवर्नमेंट है, टिकी हुई है बस साथियों के दम पर। तो जो उनके साथ कोएलिशन में पार्टीज हैं उनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। फिर उनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ हमास की एक टैक्टिस से। हमास ने 2 बंधकों की रिहाई के बाद ऐलान किया कि हमने 6 बंधकों को और रिहा करने के लिए हम तैयार थे, उनको रिहा कर रहे थे, लेकिन इसराइल की सेना ने उनको नहीं रिहा होने दिया और अपने अपने हवाले नहीं किया उन्होंने। हम उनको देना चाह रहे थे। जब ये बात इसराइल के अंदर पहुंची तो इसराइल के जो बंधकों के ख़ानदान के लोग थे, इसराइल के आम लोग थे, उन्होंने नेतन्याहू के घर के सामने बड़े प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। फिर चूँकि यहाँ पर माइंड गेम भी होता है जंगों में, फिर हमास ने खबर दी कि इसराइल अपने बंधकों की हत्या खुद करना चाहता है और वो गोलाबारी करके जो बॉम्बिंग हो रही है उसमें इनको निशाना बनाने की कोशिश में है कि किसी तरह से ये बंधक मारे जाएं और फिर वो खुल करके हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और ज़्यादा खून खराबा कर सके। और उसके एवज में भी हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। जो कोई एक मरीज़ था, उसकी तबीयत ख़राब थी, हमास ने उसका इलाज कराया, वो ठीक हो गया और बाद में फिर वो ख़त्म हो जाता है, मौत हो जाती है उसकी इसराइल की बॉम्बिंग की वजह से। तो उसका वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया था। ये वीडियो आने के बाद इसराइल में बवाल खड़ा हो गया और इसराइल के हज़ारों नहीं लाखों लोग नेतन्याहू के बंगले के सामने जमा हो गए और वहाँ भारी प्रोटेस्ट, बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। अब नेतन्याहू के लिए बड़ी परेशानी थी कि किसी तरह से अगर किसी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथी ने समर्थन वापस ले लिया तो उसकी सरकार गिर जाएगी और ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उधर अमेरिका का प्रेशर था। अमेरिका की तरफ से डील को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा था। इसराइल ने अपनी शर्त रखी, हमास ने अपनी शर्त रखी। इसराइल की तरफ से अपने बंधकों की अमेरिका के समझाने पर इसराइल ने 50 अपने बंधकों की लिस्ट अमेरिका को दी जिनको रिहा किया जाना था। वो लिस्ट अमेरिका ने कतर तक पहुंचाई। कतर ने इस लिस्ट को पूरा फिर गाज़ा पहुंचाया। गाज़ा से बदले में लिस्ट जारी हुई अपने बंधकों की 150 लोगों की। बाद में फिर वो डील थोड़ा सा चलती रही और इसराइल ने इस दौरान एक बयान दिया नेतन्याहू ने कि हम किसी तरह की कोई डील नहीं करेंगे और कोई पीस सीज फायर नहीं होगा, कोई पॉज भी नहीं होगा और एक तरह से ये डील रद्द हो गई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन तक इसराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत की और नेतन्याहू को समझाया, बताया कि किसी न किसी पॉइंट पर आपको समझौता करना पड़ेगा, खूब सोच समझ लें। नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर इंटरनल बढ़ता जा रहा था। तब उसने तमाम चीज़ों को देखभाल करके इस बात पर तैयार हुआ कि ठीक है, हम डील के लिए एग्री हैं। इसराइल ने सभी अपने जो लिस्ट थी जिनको उसको रिहा कराना था वो फिर भेजी और वेरिफिकेशन हुए उसके। हमास ने अपनी लिस्ट भेजी, उसका वेरिफिकेशन हुआ। अमेरिका ने हमास से कहा कि जो फ़लस्तीन की लीडरशिप थी, कतर से कहा कि इनका वेरिफिकेशन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो लिस्ट दी गई है उसमें से कुछ लोग मर चुके हों और उनके बाकियात जो बाकी हैं वो वापस करने हों, नेशनलिटी कहाँ की है उनकी,
और उम्र वगैरह सारी चीज़ें हमको बताई जाएँ वेरीफाई करके। हमास की तरफ से वो लिस्ट और सारा वेरिफिकेशन करके उनको भेज दिया गया। कतर में ये लिस्ट उनको मिल गई और फिर बातचीत शुरू हुई। अब ये बातचीत बिल्कुल फाइनल प्रोसेस में थी। ये 14 नवंबर को नेतन्याहू ने लिस्ट भेजी थी और उसके बाद ये सारा सब कुछ चल रहा था। चौदह नवंबर को ही जब इसराइल, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम बता रहे हैं सर, क्योंकि जो कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम झुकेंगे नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनकी हालत देखें कैसी ख़राब थी। 14 नवंबर को जिस वक्त मिडिल ईस्ट के जो यूएस के एनवॉय हैं नेतन्याहू से मिले थे और इसराइल की कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें नेतन्याहू ब्रेट मेकर का हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए और उनसे कहा कि मुझे ये डील जल्दी से जल्दी चाहिए, आप मेहरबानी करके बंधकों को किसी तरह से जल्दी रिहा करा दें। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था। बयान पब्लिक में आकर के देना, मीडिया में देना अलग बात है, लेकिन उसकी जो पोजीशन थी, उसकी जो कैफियत थी, वो उसकी तस्वीरों से मालूम हो रही थी। और जंग में शिकस्त बहुत बुरी तरह से इसराइल की हो चुकी थी। इस बात से वो बहुत परेशान था। उसे खौफ इस बात का था कि हमास और ज़्यादा नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि गाजा में जब उन्होंने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, बड़ी तैयारी के साथ पूरे तमाम टैंक वगैरह चारों तरफ से लगा के घेर के और फिर ज़मीन के रास्ते से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो जो तबाही हमास के लोगों ने वहाँ किए इसराइल की, तो उसके तो रिपोर्ट्स आई नहीं, ख़बरें बाहर आने नहीं दी गई। लेकिन जो भी ख़बरें बाहर आई हैं उसके मुताबिक इसराइल के टैंक, इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियाँ, इसराइल के बुलडोज़र जो वहाँ भेजे गए थे, वो हमास के लोगों ने पूरी तरह से वहाँ खाक बना के रख दी उनको। इसराइल के सैनिकों की लाशें वहाँ ढेर के ढेर जमा हुए। और चूँकि इसराइल में जितने भी नौजवान हैं वो सभी सैनिक हैं और इमरजेंसी की सूरत में उनको किसी भी वक्त कॉल किया सकता है जंग लड़ने के लिए। इस बार भी लोगों को बुला लिया गया था और वो पहुँचे, वहाँ जाकर के जंग में शामिल हुए। लेकिन ये प्रॉपर एक बड़ा मुकाबला था। तो ये जो लोग थे जो जंगों में पहुँचे थे रिजर्व फोर्स की तरह, जो उनका मुकाबला हमास के लोगों से हुआ जो वेल ट्रेंड हैं, तो वो टिक नहीं सके और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मेंटली डिप्रेशन में आ गए। सैकड़ों मेल फीमेल, तकरीबन उनकी तादाद बताई जाती है 2000 से ज़्यादा, जो पागलपन का शिकार हो गए हैं। और उनमें से 400 से ज़्यादा का इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। ये इसराइल की ही खबर की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। डील अपने फाइनल होने की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसराइल की फ़ौज ने गाज़ा में शुरू की। अल शिफा हॉस्पिटल पर उन्होंने बमबारी की, बहुत बुरी तरह से वहाँ नुकसान पहुँचाया और बताया ये था कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे टनल्स हैं, बेसमेंट्स हैं और वहाँ बड़ी बड़ी सुरंगें मौजूद हैं और ये हेडक्वार्टर है हमास का। और इसी तरह की जानकारी खुद बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दी थी। कितने गैर जिम्मेदाराना इनके रवैये हो जाते हैं बहुत मौक़ों पर। बाइडेन ने कहा था कि हमारे पास जानकारी है, खुफिया जानकारी है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास के बेसमेंट्स मौजूद हैं, हमास के टनल्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर कार्रवाई की इसराइल की सेना ने। वहाँ टैंक लेकर के इसराइल की सेना अस्पताल के अंदर घुस गई, गोलियां चलाई, गोले दागे और बच्चों की लाशें वहाँ बरामद हुई। सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए
डॉक्टर्स की मौत हुई, जर्नलिस्ट की मौत हुई, और वहाँ नुकसान हुआ इसराइल की सेना का भी, क्योंकि हमास वहाँ तो नहीं थे लेकिन उसके आसपास दूरी पर थे, और उन्होंने इसराइल के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। बाद में तलाशी ली गई, अस्पताल के अंदर कुछ नहीं मिला। विदेशी पत्रकारों को ले जाया गया, पत्रकारों को इसराइल की सेना अपने साथ लेके गई थी। सिर्फ इतना ही देख सकते थे जितना इसराइल की सेना दिखाना चाहती थी। किसी भी पत्रकार को, इवन ये कि उसमें वाशिंगटन पोस्ट के भी लोग मौजूद थे, CNN के लोग मौजूद थे, अमेरिकी पत्रकार मौजूद थे, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला, और अमेरिका के फिर अखबारों में ये तमाम खबरें पब्लिश हुई। इसके बाद इसराइल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। अब ये जब सब कुछ हो गया था तो हमास ने उस डील को मना कर दिया कि नहीं होगी, और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अल शिफा पर गोलाबारी बंद नहीं हो जाती है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू से फिर दोबारा से बातचीत की, और फिर उन्होंने कतर से बात की, कतर को भरोसे में लिया और बताया कि अब वहाँ पर इसराइल कार्रवाई नहीं करेगा, और जो लोग हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। जो लोग निकलना चाहते हैं वो बाहर निकल करके आ सकते हैं, उनको इसराइल रास्ता देगा। दोबारा से पटरी पर बातचीत आती है, और फिर यह तय होता है कि 24 नवंबर को सीज फायर होगा, जिसमें बंधकों की तादाद तय हो चुकी थी। इसराइल कितने लोगों को छोड़ेगा वो तय हो चुका था। 4 दिन के लिए ये सीज फायर तय हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि इसराइल के अंदर कानून कैसे काम करता है, इसराइल की सेना कैसे काम करती है। पूरे फ़लस्तीन में किसी भी तरह का हथियार रखना जुर्म है। चाकू भी वहाँ नहीं रख सकते हैं, गन वगैरह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब इसराइल के जो सैनिक हैं, इसराइल की सरकार ने पहले तो 7-8 लाख लोगों को जो विदेशों में यहूदी रह रहे थे उनको वापस बुला लिया कि आप आइए इसराइल में रहिए और हम यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मुहैया करेंगे। और वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद उनको बसाने का काम शुरू होता है। तो वेस्ट बैंक में ये ऑक्युपाइड, पूरा ऑक्युपाइड है, इसराइल का किया हुआ है फ़लस्तीन। तो ये जो सेटलर्स हैं, सेटलर्स वहाँ दाखिल होते हैं फ़लस्तीन की आबादियों में, वेस्ट बैंक के इलाकों में, उनके खाली पड़े हुए खेतों पर कब्जा कर लेते हैं। अगर फ़लस्तीनी जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं या किसी तरह का पत्थर फेंक दें, कोई बात कह दें, मीडिया में कोई बात कह दें, तो उनको फिर इसराइल की सेना गिरफ्तार कर लेती है। बहुत बड़ा अपराध माना जाता है चाकू से हमला। तो इसराइल की सेना आमतौर पर जिन नौजवानों को गिरफ्तार करके ले जाती है तो अदालत के सामने बताती है कि इसने फौज के ऊपर चाकू से हमला किया है, और अदालत के अंदर सिर्फ वही बात मानी जाती है जो इसराइल की सेना कहती है। वहाँ किसी भी तरह का और कोई सबूत वगैरह देना चाहे तो वो अदालत कंसीडर उसको नहीं करती है। इसराइल की सेना के ज़रिए कही गई बात अदालत में वो बिल्कुल रंजन गोगोई स्टाइल ऑफ जस्टिस है, तो वही बात वो सिर्फ मानती है। अब इन नौजवानों को, औरतों को और मर्दों को जो गिरफ्तार करके ले जाती है इसराइल की सेना, अदालत में पेश किया था। उनको बहुत लंबी सजा, 50-50 साल, 30 साल, 22 साल, इस तरह की अदालत बिना किसी सबूत के, बिना गवाही के, सिर्फ एक गवाही होती है, वह इसराइल की सेना की। और इसराइल की सेना नौजवानों के लिए सीधे सीधे कहती है कि हम पहुंचे थे और इन्होंने हमारे ऊपर चाकू से हमला किया। हम पहुंचे थे, महिलाओं ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, तो पत्थर फेंकने पर 50 साल की सजा तक वहाँ अदालत सुना देती है। अब ये अदालतें हैं इस तरह की। जिस मुल्क में जस्टिस न हो, जिस मुल्क में कानून फर्क करने लगे, एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, इस तरह के कोई जस्टिस हुआ करते हैं।
मनमानी है ये। किसी की भी मस्जिद गिरा दो, घर गिरा दो, कब्जा कर लो उस पर, अपने धर्म स्थल बना लो आप, भव्य दिव्य विशाल विराट। ये इसराइल करता रहा है। इसराइल वेस्ट बैंक में पहुंचते हैं इसराइली सेटलर्स, जिन मकानों में फ़लस्तीनी बरसों से रहते चले आ रहे हैं वहां जाकर के गोलियां चलाता है और उन लोगों को बेदखल कर देता है, उनकी आबादियों से बाहर निकाल देता है, उनके बने हुए घरों पे कब्जे कर लेता है। अब घर वाले कोई बात कहते हैं तो फिर उनको सजा हो जाती है और उनके घरों पे कब्जा करके फिर यहूदियों को फंसा दिया जाता है और अदालत उसको बिल्कुल सही मान लेती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। अगर इसराइली यहूदी वहाँ पहुँचे हैं और किसी फ़लस्तीनी मुसलमान के घर में वो पहुँचे और वहाँ उन पर हमला हुआ और उस पर फिर बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इन्होंने हमला कैसे किया, इस बात के लिए इनको सज़ा दे दी जाती है फ़लस्तीनियों को, और यहूदी को इस फ़लस्तीनी के मकान पर कब्जा दे दिया जाता है। जंग इस तरह से चलती रही है। अब ये लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। आप 15-15, 17-17 साल के बच्चे और बच्चियों को 50-50 साल की सज़ा सुनाते हैं चाकू के हमले के आरोप में, और फ़लस्तीनियों के बने हुए मकानों पर कब्जा करने के लिए कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, और कब्जा करने वालों को उस पर कब्जा जायज़ मान लिया था कि हाँ इन्होंने कब्जा कर लिया तो कोई बुरा काम नहीं किया है, इनको हक है यहाँ रहने का। तो ये डील हुई है और सीज फायर हो चुका है और कुछ बंदियों की रिहाई भी हुई है। बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर हैं और हमने भी एक रिपोर्ट पूरी की है, वो वीडियोस आप इसी रिपोर्ट के साथ देखिएगा। हमारा ये वीडियो थोड़ा बड़ा है और इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस उन लोगों के शामिल किए इस रिपोर्ट में जो कल रिहा हुए। उसमें वो भी लोग शामिल हैं जो इसराइल के बंधक थे हमास के पास, जिनको कल उन्होंने रिहा किया है, और वो बंधक जब छूटे तो उस वक्त उनके साथ में इसराइल के हमास के महिला कमांडो भी मौजूद थी और इन बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। थाईलैंड के इसमें बंधक हैं, थाईलैंड ने शुक्रिया अदा किया है, हमास का, कतर का, फ़लस्तीन का, इजिप्ट का और आपके जॉर्डन, जो फरीक इसमें शामिल थे, क्योंकि थाईलैंड ने पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी थी नेतन्याहू से और अमेरिका से। ये लोग किसी की सुन तो रहे नहीं थे, अमेरिका और नेतन्याहू मनमानी कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इन लोगों से बातचीत बंद करके सीधे सीधे कतर से और हमास से बातचीत शुरू की थी अपने बंधकों की रिहाई के लिए। अब जब वो रिहा हुए तो तो थाईलैंड ने शुक्रिया अदा किया सभी का, और जो इसराइल के बंधक रिहा हुए हैं उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, वो हाथ हिला करके बाय बाय करते हुए, टाटा बाय बाय करते हुए आप देखेंगे तस्वीरों में, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमास के लोगों का। अभी और जो रिहा होंगे तो आप देखिएगा कि वो मीडिया के सामने किस तरह की धज्जियां उड़ाएंगे नेतन्याहू की, क्योंकि जंग का जो भी मास्टरमाइंड है वो नेतन्याहू है। जंग जो चल रही है वो इसराइल की गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि ये आतंकवादी लोग हैं और कब्जाधारी लोग हैं, ये कब्जा करके अपनी चीज़ों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ग्रेटर इसराइल बनाने में लगे हुए हैं। इनको ईरान पे भी कब्जा करना है, सऊदी अरब पे भी कब्जा करना है, इजिप्ट पे भी करना है, जॉर्डन पे भी करना है, लेबनान पे भी कब्जा करना है। तो फिर जंगें लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाना है, और बहुत सारे मुल्क हैं जिनको अपने अपने देशों को ग्रेटर बनाना है। अब जब ग्रेटर बनाना है तो दुनिया में जंगें कैसे ख़त्म होंगी और ये खून खराबा कैसे रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 जंग न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।